नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रिकी हब विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है और शुरू करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इस चैनल को शुरू करने का भी कुछ कारण है। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बता दूं। दोस्तों, मेरा नाम मोहन है और मैं यूपी पीसीएल में जॉब करता हूं। और जहां पे मैं जॉब करता हूं दोस्तों, वहां पे बहुत सारे मेरे जैसे आप लोग जैसे दोस्त हैं जो कि कोरोना महामारी के चलते पहले कोचिंग में पढ़ते थे और इस समय सब कोचिंग संस्थान बंद हो गए हैं। वे अपने अपने यहाँ घरों पे आ गए हैं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त थे जो पहले से ही यहाँ पे आया करते थे, कुछ पूछा करते थे हमसे। तो जब इस समय वो लोग अपने घर पे आ गए तो वही कहने लगे कि सर ऐसा है कि मोहन जी आप चालू करिए, हम लोगों को पढ़ाया करिए समय निकाल के। तो बहुत कुछ सोचने के बाद एक समय था कि हम भी इस दौर से गुजरे थे, तो समय तो देना ही था। तो फिर मैं सोचा कि अगर समय देना ही है तो क्यों ना दिया जाए कि जो और भी हमारे साथी हैं उसी समय में उनको भी वही लाभ मिले। तो कुछ सोचने के बाद हम सोचे कि क्यों ना एक चैनल के माध्यम से दिया जाए, जो आप जैसे लोगों को या और भी जो लोग हैं या जो मेरे दोस्त हैं कि वो घर से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस समय तो कोरोना की वजह से सब कोचिंग वगैरह बंद है। तो यही सब सोच के हम सोचे कि चैनल के माध्यम से यदि वही समय दिया जाए तो बहुत सारे मेरे दोस्तों को लाभ हो सकता है। तो यही सोच के हमने चैनल की शुरुआत की है। दोस्तों, इस समय कोरोना महामारी की वजह से जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है, इसको हम बेरोजगारी का दौर क्या कहें, महा बेरोजगारी का दौर कह सकते हैं। क्योंकि बेरोजगारी का दौर उसको कहते हैं जब जॉब नहीं मिलती है। लेकिन कोरोना के वजह से जॉब मिलना तो अलग है, जिन लोगों को जॉब मिला था, जिनकी नौकरियां थी वो भी छिन चुकी हैं। जैसे आप देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लगभग 70% लोगों को नौकरियों से निकाला जा चुका है। जैसे एयरलाइंस को ही देख लीजिए, जितने पायलट थे, क्रू मेंबर थे, एयर होस्टेस थे, आज वे लोग घर पे बैठे हुए हैं। रेलवे भी अपने बहुत सारे पदों को हटा दिया है। दोस्तों, ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी वैकेंसियाँ क्लियर नहीं हुई थी। उसके बाद ये कोरोना के वजह से ये कंडीशन हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी पाने के लिए कंपटीशन कितना टफ हो गया है। पहले ही इतना टफ था, कठिन था, और आज तो सीधे समझिए आप कि अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो सीधे डबल हो चुकी है। या हम ये कहें कि आप ये चीज़ अपने दिमाग में अब बैठा लीजिए कि पहले नौकरी पानी जितना कठिन था, आज उससे कहीं अधिक या उससे डबल कठिन हो चुका है। और आप हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा के रखिए कि अब आपको पहले से डबल मेहनत करनी है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं
कि हमको किस प्रकार से अपनी तैयारी रखनी है कि इतने लोगों के बीच में कंपटीशन को फाइट करना है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान आपको रखना है कि अब पहले जैसा नहीं है कि हम, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब अभ्यर्थियों की संख्या डबल हो चुकी है तो आपको अपनी तैयारी किस प्रकार करनी है, कितना पढ़ाई करना है कि एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो इस चैनल पर मैं आप लोगों को मैथ ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, रीजनिंग भी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जीएस और करंट अफेयर्स भी बताऊंगा और कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी। दोस्तों आज की हम अपनी इस वीडियो में जीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं और जीएस में हम 3 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट एक जीएस सीरीज चलाएंगे जिसमें कि बेसिक क्वेश्चन रहेंगे जिसको कि आपको आना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड रहेगा हमारा करंट अफेयर्स। प्रत्येक महीने का 15-15 दिन में 2 करंट अफेयर्स चलेंगे, एक महीने में 2 बार। और एक रहेगा ट्रिकी जीएस, ट्रिक के माध्यम से जीएस को याद करना। तो 3 कड़ियाँ रहेंगी जीएस की, जिसमें से कि आज हम सीरीज फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इसको आप लोग नोट्स बनाते रहिए और नोट्स बनाने के साथ साथ इसको आपको याद भी करना है। उसके लिए भी मैं ट्रिक बता दूंगा कि कैसे याद करना है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं सीरीज से, सीरीज फर्स्ट। चलिए देखते हैं सीरीज फर्स्ट। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, राष्ट्रगान जन गण मन के लेखक कौन है? पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान जनगण के मन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर सेकंड है, देखिए राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार आता है और डाउटफुल भी हो जाता है। राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं। अब इन दोनों में याद तो रहता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि डाउटफुल होने लगता है। तो इसको आप इस तरीका से भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे गीत है तो बंकिम, गीत से आप बंकिम को मिला के याद कर सकते हैं। एक अच्छा सा तरीका है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ये है 540 ईस्वी पूर्व, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। यहां लिख लीजिए कुंडग्राम वैशाली। महावीर स्वामी जैन धर्म से
संबंध रखते हैं और इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं महात्मा बुद्ध, और इनका जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, और जो कि नेपाल में स्थित है। तो इसका देख लेते हैं। 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी वन का नाम है। लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, नेपाल में। लुम्बिनी नामक वन है, तो ये वन रहने देते हैं। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, पांचवा है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। तो इसको लिख लेंगे। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। इसको आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये बेसिक जीएस है और इसको एकदम एक तरह से याद रखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो यही है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो इंडिया का ही है, और वो कौन सा है? महाभारत है। तो इसको देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद हैं, जिसमें से कि सबसे प्राचीन ऋग्वेद होता है। अब देखिए नेक्स्ट, गायन और संगीत का संबंध किस वेद से है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार रेलवे में, यूपी पुलिस, यूपीपी में और ग्रुप डी में कई बार आ चुका है ये, कि गायन और संगीत का संबंध किस वेद से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। गायन और संगीत का संबंध सामवेद। अब आ जाइए नेक्स्ट, रजत रंगिणी के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। रजत रंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। यहाँ पे लिख देते हैं। रजत रंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। नेक्स्ट, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी?
ये सिंधु सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो सबसे प्राचीन सभ्यता है जो खुदाई में प्राप्त हुई थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने ये 11 है। एक सीरीज में आप लोगों को कम से कम 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा करते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं, फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1191 में हुआ था। 1191 ईस्वी। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ये भी लिख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। नेक्स्ट, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये इसके 1 साल बाद ही हो गया था, 1192 ईस्वी में। और सेम फर्स्ट का उल्टा हो गया था। इसमें मोहम्मद गोरी जो है, इसने पुनः पृथ्वीराज को हरा दिया। तो लिख लीजिए ये भी कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पुनः पृथ्वीराज को हरा दिया, और दोनों 1 साल के बाद हुआ था। 1191 में प्रथम हुआ था और 1192 में द्वितीय हुआ था। नेक्स्ट, पानीपत का युद्ध जो क्रमशः 3 बार हुआ। पानीपत का युद्ध 3 बार हुआ था, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम याद ही रखना चाहिए। तो 3 बार हुआ था, जिसमें कि देखिए फर्स्ट 1526 में, सेकेंड 1556, और तीसरा जो है 1761 में हुआ था। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। पानीपत का युद्ध 3 बार हुआ था। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 हुआ था। 1526 में जो पहला युद्ध हुआ था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि बाबर ने
इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। अब सेकेंड पानीपत का सेकेंड युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और ये हिंदू राजा था हेमू, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें कि अकबर विजयी। तो ये भी लिख लीजिए। अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और जिसमें कि अकबर ने हेमू को हराया, जिसमें कि अकबर और हेमू के बीच और अकबर विजयी, अकबर विजयी, अकबर विजयी, अकबर विजेता घोषित हुआ था। नेक्स्ट तीसरा युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो यह लिख लीजिए, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों में मराठी सेनापति सदाशिवराव भाऊ, मराठों में सदाशिवराव भाऊ सेनापति था, और उसके और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो उसको भी लिख सकते हैं, सेनापति सदाशिवराव भाऊ, सदा शिवराव भाऊ। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूरी से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? इससे पहले भी आया था जैन धर्म, महावीर स्वामी, लेकिन इसमें डाउटफुल न रहिएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, बहुत लोग महावीर स्वामी पे मार देंगे, तो इसको याद करके रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी चूंकि पॉपुलर हो चुके थे, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, लेकिन संस्थापक प्रथम ऋषभदेव ही थे। ठीक, नेक्स्ट इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद, हजरत मुहम्मद। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद। नेक्स्ट ईसाई धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे बताइए? ईसा मसीह। कौन थे ईसाई धर्म के संस्थापक? ईसा मसीह। नेक्स्ट सिख धर्म, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे बताइए? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। तो इसको भी नोट कर लीजिए, गुरु नानक देव, गुरु नानक भी रहने दीजिए, या देव भी लिख लीजिए, गुरु नानक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए,
महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ और किस नदी के किनारे हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ और किस नदी के किनारे हुई थी। ये लगभग बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं इसको। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसके बारे में, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य में है। गया में एक नदी है, फाल्गु नदी। गया को बोध गया भी बोलते हैं। तो गया में फाल्गु नदी के किनारे हुई थी और एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो आइए इसको भी नोट कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। गया में हुई थी। और यहाँ पे लिख लीजिए, फाल्गु नदी के किनारे। फाल्गु नदी के किनारे हुई थी गया में, जो कि गया बिहार में स्थित है, जिसको बोध गया भी बोलते हैं। गया में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे अपना साधना लगाए थे। पीपल वृक्ष के नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ और किस नदी के किनारे हुई थी? तो गया में हुई थी, फाल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि नंद वंश के शासक धनानंद को हराए थे और इसमें मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य जो थे वो बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे, उन्हीं के द्वारा संभव हो सका था। हाँ, तो ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है कि आप लोगों को याद करना है। अभी एक सीरीज में 30 रहेगा, 10 अभी और बता रहे हैं। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको एक बुक पे नोट बना लीजिए और किसी ऐसे कमरे में बैठिए जहाँ शांति हो, या किसी ऐसे स्थान में या बगीचे में बैठ जाइए जहाँ कोई ना हो, और एक एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप पढ़िए। एकाएक रटने न लगिए, पहले इसको पढ़िए, इसके बाद ऑटोमेटिकली से उसको बारे में 1 मिनट विचार कीजिए। केवल एक क्वेश्चन पे बस 1 मिनट विचार कीजिए, तो ऑटोमेटिकली से वो आपके दिमाग में आता रहेगा। और यदि उस तरीका से भी नहीं हो पा रहा है तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह आप जगिए, फ्रेश होने के बाद इसको याद करिए, तो उस समय आपको याद हो जाएगा। और याद करने के पश्चात आप अपनी किसी मित्र से या किसी से भी कहिए कि हम भाई पूछ लीजिए कि हमको याद है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके यदि आप लोग याद करते रहेंगे तभी हो पाएगा। एक ही दिन सोचेंगे तो सब नहीं हो पाएगा। तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य या चाणक्य। कहीं कहीं कौटिल्य भी दिया रहता है,
जो कि चाणक्य का दूसरा नाम है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, मेगस्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी किसके दरबार में रहता था? मेगस्थनीज जो यूनानी था एक, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो ये मगध का शासक था। मगध का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इम्पॉर्टेंट है ये। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था, और जिसमें कि अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज विजयी हुए थे। और इसको पहले लिख लेते हैं, जिसमें कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। अंग्रेजों ने मीर कासिम, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया, और जिसमें कि अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, और मीर कासिम की तरफ से मुगलों और नवाबों की संयुक्त सेना, जिसमें कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो था, जिसमें कि अंग्रेज विजयी हुए थे। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, और जिसमें कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। तो ये भी नोट कर लीजिए, अंग्रेजों ने, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला को हराया। सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। वास्को डिगामा भारत कब आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नंबर देख लीजिए, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। 1498 ईस्वी में। और दूसरा क्वेश्चन है, कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कब की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कब की थी? तो 1492 ईस्वी में की थी। अब ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों याद भी रहते हैं, लेकिन डाउटफुल हो जाता है कि किसका 1492 है और किसका 1498 है। तो इसको याद कर लीजिए कि सबसे पहले कोलंबस ने नई दुनिया अमेरिका की खोज की थी।
इसके बाद वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। यानी पहले नई दुनिया की खोज की थी। उसको इस तरीक़ा से भी याद कर सकते हैं कि आज अमेरिका आगे है तो ये पहले आगे रहेगा, और इसके बाद वास्को डी गामा भारत इसके बाद आया था। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, और कोलंबस नई दुनिया की खोज 1492 ईस्वी में किया है। तो इसको याद अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये आता है लेकिन एकदम डाउटफुल हो जाता है दोनों। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको कि एक दूसरा नाम भी है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कभी कभी तक्षशिला विश्वविद्यालय भी नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला। या तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक अब नेक्स्ट और लास्ट, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 30वां। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। कौन था गुप्त वंश का संस्थापक? श्रीगुप्त। ये आप लोगों का सीरीज फर्स्ट का कंप्लीट हो गया 30 क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक, जिसमें देख लीजिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य। मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। मेगास्थनीज एक यूनानी था। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? मगध का था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। भारत का स्टीन किसे कहा जाता है? तो ये नागार्जुन को कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कब की थी? 1492 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, या कभी कभी इसको तक्षशिला विश्वविद्यालय करके भी पूछ लेता है। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। ये सीरीज फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से नोट्स बनाना है। अच्छे से नोट्स बना लीजिए एक कॉपी पे, और उसको पूरा लिख लीजिए। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे कि आप लोगों जैसे जो भी लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके, आपके जो साथी हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और इसको याद करने का तरीका वही है, आप चाहें तो एक ही बार में पूरा याद कर लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा है कि इसको नोट्स बनाइए, और पार्ट पार्ट में भी याद कर सकते हैं आप। 30 है तो एक दिन टारगेट रखिए कि हमको 10 क्वेश्चन याद करना है। तो एक दिन में अगर 10 क्वेश्चन आप याद करेंगे तो भी हो जाएगा। और यदि आप सोचेंगे कि एक ही दिन में हम 100 या 200 क्वेश्चन कर लेंगे तो कंप्लीट हो नहीं सकता है। और दूसरी चीज़ कि यदि आप एक दिन में 10 क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते हैं तो आपको रेलवे, एसएससी या एक तरह से गवर्नमेंट जॉब का सपना देखना छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि ये आज के कंपटीशन के दौर में जो कोरोना के चलते बेरोजगारी बढ़ी है उसमें ये असंभव है। तो इसलिए कम से कम आप एक दिन में 10 क्वेश्चन अवश्य तैयार करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।